अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और तमाम देखने वालों को अ वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ वैस मंगलवाला, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई और गुड मॉर्निंग जो हो रही है वो अल्लाह करे सबके लिए गुड मॉर्निंग साबित हो। शिफा, आपकी मॉर्निंग ठीक है? मेरी मॉर्निंग ठीक ठाक है अवैस, बस अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते हैं। वो आपकी ज़िंदगी का चैलेंज होता है और वो आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। वो एक जुमला याद रखें कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कोई चीज़ अगर आपको मार नहीं देती तो फिर उसके बाद आप मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। हाँ बिल्कुल, अगर कोई चीज़ आपको ख़त्म ही नहीं कर देती, बिल्कुल सही है, तो वो आपको ज़िंदगी से मज़ीद सख्त जान होकर मुकाबला करना सिखाती है। और उसी मुकाबले के हवाले से एक शेर से आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रही हूँ वैसे, अगर आपकी इजाज़त है। हो जाए जी, हो जाए। वैसे ही आपने सुबह ही सुबह मेरी शक्ल देख ली है, अब पता नहीं कैसा गुजरेगा दिन आपका। नहीं वैसे अच्छा गुजरेगा, उम्मीद देखिए, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए ना, हालात चाहे जैसे भी हों। हाँ ठीक है, सही है, आप व्यवस्था रहें। लेकिन अब वही बात है ना, वो कहते हैं यार सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लिया, पता नहीं कैसा दिन गुजरेगा। हाँ वैसे अच्छा, वैसे इस चीज़ में कितनी हकीकत है इस बात में, इस पे भी एक सेगमेंट बनता है वैसे कि वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ। बनता, आप एक काम कीजिएगा, आप कल बता दीजिएगा आपका दिन कैसा गुजरा, तो पता चल जाएगा, साबित हो जाएगा, प्रैक्टिकली पता लग जाएगा लोगों को। अगर आपका दिन अच्छा गुजरा तो इसका मतलब है ये मेरी शक्ल का फ़ायदा था, और अगर आपका दिन बुरा गुजरा तो फिर नुकसान था मेरी शक्ल का। चले ये अब हम कल इस पे नाजरीन से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज का जो शेर है, जो काम का शेर है, वो ये है कि हम मदीना मिजाज लोगों की ज़िंदगी कट रही है कूफे में। ये कल मैंने किसी की ट्वीट पढ़ी और बड़ी ज़बरदस्त मुझे ये ट्वीट लगी। और हम मदीना मिजाज लोगों की ज़िंदगी कट रही है कूफे में, ये दिस इज़ द पॉइंट टू पॉन्डर। अच्छा, मदीना मिजाज लोग बड़े ठंडे मिजाज के लोग होते हैं। कूफा जो है वो ज़ाहिर है उसके बारे में हमें पता है कि वहाँ पर क्या हुआ था और क्या सारा मामला था, मगर बड़ा ही जिसको आप कहते हैं ना कि अपने हाल पर रोने वाला शेर ये लिखा है जिसने भी लिखा है। बिल्कुल, और ऐसा क्या करें, मतलब हम कहते हैं तब्दीली लानी है हमने। ये मैं पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रही, मैं एक आम इंसान की ज़िंदगी के हवाले से बात कर रही हूँ, या मुल्क के हवाले से कि तब्दीली हमें चाहिए, निज़ाम बदलना है, करप्शन मिटानी है, झूठ ख़त्म करना है, फ़रेब ख़त्म करना है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फरीबी, मैं सबसे ज़्यादा झूठा और मैं सबसे ज़्यादा मक्कार इंसान, लेकिन दूसरे में मुझे ये सारी हकीकतें जो है तब्दील चाहिए। ऐसा ही है, तो बस फिर ऐसे लोगों को तो फिर ऐसी ही ज़िंदगी मिलेगी ना भाई, फिर और क्या मिलेगा उनको। जब आप सही नहीं होंगे तो फिर माशरा कैसे सही होगा। बिल्कुल, तो जो भी सच्चाई और हक पे रहने वाले शख्स होते हैं, लोग होते हैं, वो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके साथ दुनिया में जितना बुरा हो रहा हो, उनका ईमान कभी डगमगाता नहीं है। उनका ये इस चीज़ पर फेथ हमेशा रहता है कि भाई मैंने अच्छाई करनी है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी बुराई देखकर तुम्हारे साथ बुरा करके मैं बुरा नहीं बनूंगा, मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना भाई, तुम जैसे भी हो तुम अपने जिम्मेदार हो, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो मैं तो वैसा ही हूँ जैसा मैं अच्छा, मुझे मेरे पेरेंट्स ने रेज किया या जो भी है, मैं अच्छाई पर ही रखूंगा पाँव और सीधे रास्ते पर ही चलूंगा। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ ना, तो बस फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, तो जब नहीं हूँ तो फिर मैं यही करूँगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम मौसम की तरफ नाजरीन को ज़रा ले जाते हैं। मौसम की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अवैस कराची में बैठा है और मतलब बारिश हो जाए तो वहाँ के लोगों को भी ज़रा सुख का सांस मिल जाए, और जो हमारी वायरल बीमारियाँ होती हैं जिस तरह से कि नज़ला ज़ुकाम वगैरह या जो भी वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए होते हैं उनमें ज़रा कमी वाक़ई हो जाएगी। तो कम से कम इस्लामाबाद में आपको नज़र आएगा नाजरीन 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जी आगे चलें लाहौर तो कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची अवैस का कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28, और पेशावर कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्वेटा कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पूरी स्लाइड पे आपको बादल नज़र आ रहे हैं, तो बादल हैं जी। और घर से निकलने से पहले ज़रूर एक मरतबा अपने मोबाइल फ़ोन्स पे ऐप पर ये चेक कर लें कि बारिश तो नहीं हो जानी, और अगर बारिश हो जानी है तो फिर अपने आप को गर्म रखें, अपना ख्याल रखें। और अब हम बढ़ते हैं हमारी इंट्रो स्टोरीज की तरफ। व्हाट डू यू हैव अवैस फॉर अस?
पाकिस्तान का हम सबको पता है कि स्पोर्ट्स के हवाले से हमें खुशियां मिलती रहती हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से खुशी आई है ये आई है अमेरिका से, और स्क्वाश की दुनिया से ये खुशी आई है। स्क्वाश की दुनिया का एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जूनियर अंडर 19 स्क्वाश चैम्पियनशिप हो रहा था अमेरिका में, और ये जीता है किसने भला? पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त यंगस्टर स्क्वाश के सुपरस्टार हमज़ा खान, मोहम्मद हमज़ा खान ने ये मुकाबला जीत लिया है। और अमेरिका में ये मुनक्किद था इवेंट, और इसमें मज़े की बात यह है कि फ़ाइनल में हमज़ा खान ने अपने ही हमवतन नूर जमान को फाइनल में शिकस्त दी है। तो ये दोनों पाकिस्तानी थे जो कि फाइनल में पहुंचे हुए थे, और इन्होंने फाइनल खेला और उसमें हमज़ा खान जो है वो जीत गए और उन्होंने ये चैम्पियनशिप जीत ली है। 11-3, 12-14, 11-8 और 11-5 से ये मुकाबला उन्होंने जीता। 45 मिनट का ये मुकाबला था। और हमज़ा खान के बारे में हम जानते हैं कि उनका ताल्लुक पेशावर से है। हम अपने प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं। एशियन जूनियर चैम्पियनशिप के 2 मरतबा ये फातेह रह चुके हैं। उसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश ओपन जो जूनियर चैंपियनशिप थी वो भी जीती थी, ये एजाज़ भी उनके नाम था। और ये जो लेगेसी है हमारी, जहांगीर खान, जानशेर खान और हाशिम खान, ये जितने भी हमारे खान ब्रदर्स थे, उन सब की लेगेसी को पूरी उम्मीद है कि ये आगे लेकर चलेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेकर चलेंगे। तो ये खुशी की खबर थी जिससे मैं इब्तिदा करना चाहता था आज की। बिल्कुल, और बहुत बहुत मुबारकबाद भी है, हमारी बहुत सारी दुआएं भी हैं इनके लिए। इस किस्म का हमारे मुल्क में और जो टैलेंट है जो कि नर्चर हो रहा है, और आगे आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि वो बड़े लेजेंड्स बनेंगे और अपना नाम और मुल्क का नाम अपने नाम के साथ रोशन करेंगे। तो उनके लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए नाजरीन। अच्छा, अब एक और छोटे से बच्चे के लिए भी बड़ी दुआएँ आई हैं, और दुआएँ असल में तो उसके वालिद साहब की आई हैं, लेकिन हम भी उसके लिए दुआ करेंगे। गुलकार जो आतिफ असलम साहब हैं, उनके अपने बेटे की सालगिरह पर बड़ा ही मुनफरिद अंदाज उन्होंने अपनाया और सालगिरह की मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने से मिनी आतिफ को दूसरे बेटे की उन्होंने बेसिकली अपने बेटे की 2 तस्वीरें शेयर की अपने उस पे अकाउंट पे, और उन्होंने बताया कि उनके बेटे की आज दूसरी सालगिरह है। आतिफ असलम ने तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि इसकी शक्ल पर मत जाना, ये लड़का मुझे रोज़ दुगनी और तिगनी का नाच नचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है उनका बेटा है, वो मज़ाहिया तौर पर ये बात कर रहे थे, लेकिन सालगिरह मुबारक का मैसेज उन्होंने किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू बॉस बेबी उन्होंने कहा है अपने आप, और उन्होंने ये भी कहा है कि अपने आसपास के तमाम लोगों के लिए तुम खुशियों का बाइस बनो। तो ये उन्होंने अपने छोटे से मिनी आतिफ को दुआएं दी हैं और बड़ी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें लगाई है। माशाल्लाह बड़ा क्यूट है, अल्लाह ताला उसको नजर बद से बचाए। और दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई थी इनकी 2019 में, तो ये जो है ये इनका ये दूसरा वाला बेबी है, और नन्हे मुन्ने की आज मतलब वो बर्थडे थी, तो उस पर उन्होंने उसको बर्थडे विश की। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड जी। और ज़ाहिर है औलाद तो है उसकी तो मोहब्बत सबके दिल में होती है, और हम सबको इनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए। पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त सुपरस्टार हैं। अच्छा, ये चूँकि बच्चे की खबर चल रही थी तो मैं आपको एक और बच्चे की खबर सुनाता हूँ, और ये है बच्चा डायनासोर का बच्चा। मगर जाहिर है डायनासोर जो है वो आप जानते हैं कि नापैद हो चुके हैं दुनिया में। तो डायनासोर्स के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त दरियाफ्त हुई है, और साइंसदानों ने एक डायनासोर का एम्ब्रियो दरियाफ्त किया है जो कि मुकम्मल एम्ब्रियो है, और उसके अंदर आपको जो डायनासोर का बच्चा है वो प्रिजर्व हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल किसी मुर्गी का जो चूज़ा होता है, वो जो अंडे में होता है, निकलने को बिल्कुल तैयार होता है, वैसे ही ये एम्ब्रियो है। और ये एम्ब्रियो दरियाफ्त हुआ है जनूबी चीन के शहर में मिला है ये, और जो मुहक्किकीन है उनका अंदाज़ा ये है कि ये 6 करोड़ 60 लाख साल पुराना है। इतना पुराना ये एम्ब्रियो जो है ये दरियाफ्त हुआ है। और जहाँ पर ये दरियाफ्त हुआ है वो है जी ग्वांगझू, और ये बग़ैर दांतों वाला एक जिसे कहते हैं कि थेरोपॉड, ये थेरोपॉड जो है ये है, और इसकी दरियाफ्त जो है वो एक बहुत बड़ा कदम साबित हो रही है, जो कि आपकी रिसर्चेस हैं साइंस की दुनिया में डायनासोर्स के हवाले से। और ये जो डायनासोर्स और परिंदों का जो ताल्लुक है, इससे इस तहकीक के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और ये जो ये बिल्कुल खमदार सूरत में है, आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोई इंसानी बच्चा हो या किसी जो है वो उस शेप में ये अपने अंडे के अंदर और एम्ब्रियो में है। और ये जो परिंदों का और जो डायनासोर्स का रिश्ता है, उसकी तहकीक में ये एक बहुत बड़ी जो है वो ये एक पेशरफ्त हुई है। ये क्या बात है, वैसे इंटरेस्टिंग खबर वैसे आप लेके आए हैं, ये मैं आपको क्रेडिट दे रही हूँ आज इस चीज़ का। देखिए साइंसी खबरें हैं, और देखें क्या क्या दुनिया इस खबर को देखकर और पढ़कर अगर आपको खुदा ना याद आए और आप उसकी कुदरत पर अश ना कर उठें, सुभान अल्लाह ना कहें, तो फिर बस अजीब सी बात हो जाएगी। क्योंकि आपको ये अंदाज़ा होता है कि उस मालिक ने क्या क्या चीज़ें तख्लीक की हैं,
और कैसी कैसी चीज़ें तख्लीक की हैं, और हमारे लिए वो निशानी बनाकर इतने करोड़ों साल वाली चीज़, पुरानी चीज़ आज भी रखी हुई है ताकि हम देखें और उस तक पहुँचें। बेशक अवैस, बेशक वाकई। अच्छा, आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं, और क्योंकि अल्लाह ताला की बात हुई और अवैस ने ये बात की कि ज़ाहिर है उन्होंने क्या क्या निशानियां रखी हुई हैं हमारे लिए। कोविड भी इसी किस्म की एक निशानी थी, एक वेकअप कॉल थी पूरी दुनिया में। और अवैस, हमने ये भी देखा कि उससे पहले की ज़िंदगी और लोगों की कोविड के बाद की ज़िंदगी जो है वो मतलब बिल्कुल ही तब्दील हो गई। तो अब कोविड के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ कि रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, इन सब में जाने के लिए अब जो है आपको अपना जो कोविड वैक्सीनेशन का कार्ड है या सर्टिफिकेट है वो साथ रखना लाजमी है। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि किस हद तक सीरियसली फॉलो हो रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे लोग तो फिर हमारे लोग हैं। लेकिन बाहर के ममालिक में तो ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि वहां पर आप मॉल के अंदर भी कदम रखेंगे तो वहां पर गार्ड खड़ा जो है वो आपका कार्ड देखे बगैर आपको अंदर नहीं जाने देगा। और कार्ड भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं पता कि कैसे फॉलो हो रहा है। आपको नहीं पता पाकिस्तान में चीजें और कवानीन कैसे फॉलो होते हैं? मैंने थोड़ा सा इसीलिए मार्जिन ऑफ डाउट दे दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया उनको कि जो फॉलो कर रहे हैं उनके लिए। मार्जिन ऑफ डाउट देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं अच्छा यहाँ पे ये भी बता दूं कि हमारे कुछ रिश्तेदार दुबई से आए, तो अवैस, और मुझे पता है कि दुबई में किस कदर डंडा चल रहा है इस वक्त कोविड के हवाले से, तो वो लोग दुबई से पाकिस्तान आए। वो पिछले एक हफ्ते से दुबई से पाकिस्तान आए हुए हैं, मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने घर से बाहर कदम नहीं निकाला क्योंकि वो इस कदर खौफजदा हैं। वो कहते हैं भाई यहाँ पर तुम लोग कैसे जी रहे हो? हमने कहा हम तो ऐसे ही जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे तुम लोग बगैर मास्क के, यहाँ तो कोई मास्क शास्क का कोई सीन ही नहीं है, लगता है यहाँ पर तो कोविड आया ही नहीं। मैंने कहा यहाँ से कोविड डर के भाग गया है दरअसल। लेकिन खबर के मुद्दे की तरफ आते हैं। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि एक स्वीडिश कंपनी ने इंसानी जो एपिसेंटर है उसकी जिल्द के नीचे एक चिप लगाने का जो है वो सिलसिले का आगाज़ कर दिया है। छोटा सा एक माइक्रो चिप है वो तैयार किया है जिसमें मुतलका फ़र्द की वैक्सीनेशन की तमाम मालूमात जो हैं वो उसमें सेव्ड होंगी। इस चिप को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करके उसमें मौजूद जितनी मालूमात हैं वो पढ़ी जा सकती हैं। तो वैसे तो हमें पासपोर्ट के लिए भी या कहीं भी दुनिया में भी ट्रैवल करने के लिए अब वो कहते हैं ना कि कोविड पासपोर्ट दिखाएं या कोविड सर्टिफिकेट दिखाएं, वो सिलसिला होता है। लेकिन अब ये चिप का भी आगाज़ हो गया है। इस चिप में आपके कोविड वैक्सीनेशन से हवाले से सारा डेटा मौजूद होगा, वो आप मोबाइल से स्कैन करें और वो आप दिखा सकते हैं किसी भी हुकाम को जो आपसे मांग रहे हो इस किस्म की डिटेल्स। तो वैसे एक तो ये चिप वाला मामला शुरू हो गया है मेरे दोस्त। अरे भाई ये चिप, ये लोग यही तो कह रहे थे ये चिपें लगाएंगे हमारे अंदर, रोबोट बना लेंगे, हमें कंट्रोल कर लेंगे। ये तो वही हो रहा है। ये तो मामला खराब हो गया, खतरनाक हो गया भाई। क्या करें वैसे, इस पे कैसे एहतजाज करें, क्या करें? एहतजाज क्या करें? लोग अब यही कहेंगे, देखा हमने कहा था ना चिपें लग रही हैं, हमने कहा था ना चिपें लगेंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को कंट्रोल कर लिया जाएगा। अब लोग इस पर ये बातें करेंगे, लेकिन भाई साइंस है, यही है दुनिया में, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होना तो है और आप उसके खिलाफ कर कुछ नहीं सकेंगे क्योंकि आपको दुनिया की कोई भी फैसिलिटी चाहिए हो तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, चिपें होनी चाहिए। ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसी तरफ जा रही है और जाएगी। लेकिन ये कोई नया फिनोमिना नहीं है चिपें लगने वाला। NFC चिप्स जो है वो तो पहले भी लग रही थी इंसानों के अंदर, और NFC चिप जो है वो बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो लगा के घूम रहे हैं। तो अवैस, हमने भी एक शख्स का इंटरव्यू किया था जिन्होंने चिप लगाई हुई थी, वो हमारे प्रोग्राम में चिप लगा के आए हुए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चिपो चिप जो है मामला ये होता रहेगा और इसमें कोई ऐसा जो है वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कि अब ये सिलसिला जो है वो इस तरफ जाना शुरू हो गया है। बहरहाल लेकिन ये है कि हाँ, जो कोविड है वो वो कोई झूठ नहीं है, उसकी वैक्सीनेशन जो है वो भी है, उसको भी लगवाना है और उससे अपने आप को और सारे लोगों को बचाना है कोविड से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर आई है फ्रांस से, और फ्रांस की जो खातून अव्वल है वो खातून अव्वल, उनका नाम है जी ब्रिजिट मैकरॉन। और ब्रिजिट मैकरॉन जो हैं उन्होंने अब अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है। किन लोगों के खिलाफ? उन लोगों के खिलाफ जो कि उनके बारे में गलत खबरें फैला रहे थे और वो कह रहे थे कि खातून अव्वल जब पैदा हुई थी तो वो मर्द थी और बाद में उन्होंने अपनी जिन्स चेंज करवाई थी, तब्दील करवाई थी। उस वक्त जब वो पैदा हुई थी उनका नाम था जॉन मिशेल, और उन्होंने फिर बाद में अपनी जो है वो जिन्स चेंज करवाई थी। और फिर उसके बाद जो है वो ब्रिजिट साहिबा की तरफ से बयान आया कि ये कोई ऐसी खबर जो है वो उसमें सदाकत नहीं है और इस तरह का कोई जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ वो अब अदालत में जाएंगी
और 63 साला खातून अव्वल हैं जी। उन्होंने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जी ये अफवाहें हैं, और ये अफवाहें उस वक्त शुरू हुई थी जब दाएं बाजू का एक जरीदा था, एक अखबार था, उन्होंने इस तरह की खबरें फैलाना शुरू की थी। और फैद से डॉक्यूमेंट्स उसका नाम है उस जरीदे का, और उन्होंने ये खबरें शाया करना शुरू की थी। उसने एक मजमून शाया किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमने 3 साल तक इनकी ज़िंदगी पर तहकीकात की हैं, और तहकीकात के बाद हमें ये पता चला है कि जी ये जब पैदा हुई थी तो ये मर्द थी। अब उसके बाद अब ये जाएंगी अदालत। देखें वहाँ पर भी जो है ना, मीडिया वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं और किस तरह की बातें फैलाते हैं, और फिर लोग उन पर यकीन करते हैं, और फिर अब हुकूमत बमुकाबला मीडिया केस जाएगा अदालत में। ये खातून की खबर तो थी बहुत ही अजीब सी खबर, लेकिन ये है कि मेरी खांसी भी जो है ये भी एक अजीब सी खबर है मेरे लिए, जो रोज़ मुझे आती है यहाँ प्रोग्राम में भी याद दिलाती है। इसलिए नाजरीन, कोविड से खुद को बचाना है, क्योंकि ये कोविड के असरात हैं जो अभी तक चल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आप बैठ के प्रोग्राम करें। मैं बैठ के प्रोग्राम कर ले। बस अब हम ब्रेक लेने लगे हैं और ब्रेक की तरफ जाते हैं, तो ब्रेक के बाद आपको मैं बैठी हुई मिलूंगी। थोड़ा सा मैं वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ज़रा दमा कर लो तुम, तो मैं ज़रा दमा कर लूँगी बैठ के, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में तहकीक करने वालों ने 100 साल में होने वाली ओलंपिक खेलों में ख़वातीन एथलीट की कारकर्दगी का तज्जिया करते हुए ये नतीजा अखज़ किया कि मुस्तकबिल में ख़वातीन एथलीट मर्द एथलीट से आगे निकल जाएंगी। अब वैसे इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? भाई ये जो तहकीक है ये बेसिकली उन्होंने 100 साल में जो ओलंपिक खेलों में ख़वातीन एथलीट्स की कारकर्दगी थी उसके हवाले से उन्होंने ये तहकीक की, और उसके बाद उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया था। और तहकीक के मुताबिक 1928 से ओलंपिक्स में 100 मीटर की जो दौड़ थी उसमें मर्द और ख़वातीन एथलीट्स के वक्त में 1.4 सेकंड का फ़र्क था, और अब ये फ़र्क घट के 1 सेकंड रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो एक खातून है उनको जब आप देखते हैं तो आपको यकीन आ जाता है कि ये तहकीक बिल्कुल सही थी। डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाली एथलीट हैं तामीन खान। उनकी आप कामयाबियां देखें, अंडर 16 और अंडर 21 में गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं पाकिस्तान की तारीख के, और अब काज़ाकिस्तान में जो मुनक्किद होने वाले इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स हैं उसमें भी कौमी टीम के लिए इन्होंने जगह बना ली है। और हमारी खुशकिस्मती है कि तामीन हमारे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम तामीन। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया तामीन। अच्छा ये बताएं कि आपका ये एथलेटिक्स की तरफ सिलसिला कैसे शुरू हुआ? तो बेसिकली मैं स्पोर्ट्स पहले से करती थी, लेकिन आई हैड नेवर थॉट ऑफ प्रोफेशनली परसूइंग इट। लेकिन 2019 में नेशनल गेम्स हो रहे थे तो मैंने उसके लिए केपीके से ट्रायल्स दिए थे, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई। फिर उनका 1.5 मंथ का कैंप था, मैंने वो अटेंड किया, एंड एज सून एज आई जॉइंड इट मुझे इतना मजा आने लगा कि फिर मैंने उसको कंटिन्यू ही रखा। लेकिन उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया तो मेरी ट्रेनिंग काफ़ी टाइम तक बंद हो गई थी। इट्स बिन अराउंड 1 ईयर कि मैं कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रही हूँ, और अभी मैंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी की है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो तामीन ये बताएं कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपने तोड़े हैं ये कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, और ये पहले रिकॉर्ड्स क्या थे, और अब जो नया रिकॉर्ड्स आपने बनाया है वो क्या है? तो बेसिकली मैंने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड्स तोड़े। 100 मीटर का रिकॉर्ड 2001 में बनाया था शाजिया खान ने, और वो था 12.4 सेकेंड्स, और मैंने 11.97 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस कवर किया, न्यू रिकॉर्ड बनाया है। सिमिलरली 200 मीटर का 1987 का रिकॉर्ड था शाजिया खान का, जो कि था 25.5 सेकेंड्स, और मैंने इसको 24.9 सेकेंड्स में किया। और इसके लिए आपने प्रिपरेशन किस तरह से की? ज़बरदस्त। प्रिपरेशन मेरी इस स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए मैं 4 मंथ से ट्रेनिंग कर रही हूँ। अच्छा, और वो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं जो आप करती हैं फिजिकली फिट रहने के लिए? तो बेसिकली हम वीक में 6 डेज ट्रेनिंग करते हैं, और 2 डेज हमारी ट्रैक होती है जिसमें हम स्पीड पे काम करते हैं, अपनी स्टेमिना पे काम करते हैं। फिर 2 डेज हमारे जिम में मस्कुलर स्ट्रेंथ पे हम काम करते हैं, और 2 डेज हमारे फिटनेस के होते हैं जिसमें हम एजिलिटी और जंपिंग वगैरह इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। सही। अच्छा ये बताइए कि ये जो कौमी टीम में आपने अब जगह बनाई है, तो इस हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइए कि जो काज़ाकिस्तान में टूर्नामेंट होने वाला है, ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप कौन सी है, कौन कौन लोग आपके साथ जा रहे हैं, कौन कौन से मुकाबले हैं?
जी बिल्कुल, इसके हमारे ये इंडोर चैंपियनशिप है, इसमें हमारा 60 मीटर की रेस होती है और हमने लाहौर में हमारे ट्रायल हुए थे जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी और इसमें मेरे साथ 4 लड़के सिलेक्ट हुए और एक मैं लड़की जा रही हूँ पाकिस्तान से, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने। क्या बात है। अच्छा, तो आप एक ही जा रही हो पाकिस्तान में? जो इस वक्त टॉप जो लोग हैं वो क्यों नहीं जा रहे भाई? जी, उन्होंने उस वक्त ट्रायल्स नहीं दिए थे बिकॉज हमारे पास ये एक स्ट्रिक्टनेस थी कि डोपिंग टेस्ट होगी और ये सब चीज़ें होंगी, तो हम जो बेसिक मेन सारे प्लेयर्स थे हम सब ने ट्रायल्स दिए थे और उनमें से मैं सेलेक्ट हुई थी। अच्छा, और आपकी फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें तामीन बताइएगा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या आपसे पहले कोई एथलीट्स हैं आपकी फैमिली में? क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई उन इलाकों के लोग तो ज़रा बैकवर्ड माइंड के होते हैं, वो कहाँ बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते तो आगे उनको खेलने के लिए कहाँ भेजना। तो आप बताइए, आपको कोई उस तरफ कोई स्ट्रगल करनी पड़ी या वर दे मतलब वेरी अंडरस्टैंडिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। मेरे फादर ने कभी भी मुझ पे किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई और दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं। उन्होंने ना पढ़ाई के मामले में भी और स्पोर्ट्स के मामले में भी हमेशा मुझे वो किया है कि मैं खुद डिसाइड करूं अपने लिए जो मुझे बेहतर लगता है। मेरी जो मदर है वो हमेशा मुझे अकम्पनी करती हैं, स्टेडियम में कोई आउट ऑफ सिटी कोई कंपटीशन होता है वो हमेशा मेरे साथ जाती हैं, तो इस तरह से बहुत मेरे साथ दोनों की तरफ से सपोर्ट है। और ऑब्वियसली मेरे लिए मुश्किल हो जाता है टाइम स्टडीज़ और गेम्स को मैनेज करना, लेकिन मेरी मदर बाकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, तो मेरे लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। और फैमिली की बात, मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर जो थे वो एक एथलीट थे, सो आई थिंक उनमें से हमारी फैमिली में आ गया है या मुझ में मेरी जीन्स में आ गया है। सो शौक सबको है वैसे स्पोर्ट्स का। अच्छा, और घर में सबसे ज्यादा स्पोर्ट कौन सी फॉलो होती है जो लोग बिल्कुल क्रेजी होके देखें आप लोग सारे मिलके? वो मेरे बाबा बहुत शौक से क्रिकेट देखते हैं और मेरी बहन भाई फुटबॉल बहुत शौक से देखते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। तो ये क्रिकेट वगैरह का तो शौक खैर सबको ही होता है, लेकिन ये जो रेसिंग है वो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको पाकिस्तान में ज़रा कम पजीराई मिली है। हमारे सामने मिसालें तो खैर मौजूद हैं, नसीम हमीद साहिबा की भी मिसाल मौजूद है, लेकिन अब आप जो है वो आगे कहाँ तक पहुँचना चाह रही हैं इस स्पोर्ट में? इंशाल्लाह मैंने तो अभी मेरे सिर्फ 1.5 ईयर हुआ है कि मैंने स्टार्ट किया। अभी बहुत टाइम इसको देना है और ज़्यादा मेहनत करनी है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके बाद साउथ एशियन गेम्स में जाना है, फिर इंटर यूनिवर्सिटीज़ है, फिर ओलंपिक्स है, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ओलंपिक्स तक पहुंचना है। अच्छा तमीन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका, आपने वक्त दिया हमें, और जिस तरीके के आपके इरादे हैं और जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस है, तो उम्मीद यही है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। और आज हम जो खबर दे रहे थे सुबह में, वो खबर भी यही थी कि पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त यंगस्टर, उसने स्क्वाश की दुनिया में अपना नाम बनाया हुआ है, तो आप ये रेसिंग की दुनिया में अपना नाम बना रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम जो है वो आप सरबुलंद करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब ज़रा हम रुख करते हैं भारत का, और भारत में फिल्म इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड, भारत की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है, 200 करोड़ से ज़ायद की ये मनी लॉन्ड्रिंग है और इसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के नाम आ रहे हैं। ये फिल्म स्टार्स कौन हैं, इन पर क्या इल्ज़ामात हैं और क्यों जो फिल्मी दुनिया है वो इस वक्त तनकीद की जद में है, और यहाँ पर क्या क्या ऐसे जराइम हो रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हरलीन कौर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भारत में जर्नलिस्ट हैं सीनियर और एंटरटेनमेंट की दुनिया को कवर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम हरलीन, और सत श्री अकाल आपको। सत श्री अकाल, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया हरलीन। ये बताइएगा कि ये जो स्कैंडल है, ये है क्या स्कैंडल, जरा इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात दीजिएगा प्लीज। जी देखिए, तहकीकात में अब आगे से आगे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स का नाम जुड़ता जा रहा है, लेकिन शुरुआत जो है जैकलिन से हुई, नोरा फतेही से हुई, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जेल के अंदर से ही ये 200 करोड़ का रैकेट जो है शुरू हो गया था, और जिसके बारे में जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन अब जब ईडी ने जो है जांच शुरू की है, तो इसमें अब नाम सामने आने शुरू हुए हैं। जैकलिन फर्नांडिस को जो ठग हम बोले चंद्रशेखर, उन्होंने अप्रोच किया और ये कहकर अप्रोच किया कि वो एक
बड़े चैनल सन टीवी के ऑनर हैं और उस सिलसिले में वो उनसे मुलाकात करना चाहते थे। हालांकि जैकलिन जो है उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं हुई और फिर उसके बाद जैकलिन के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन्हें अप्रोच किया गया और उन्हें कहा गया कि वो सन टीवी के ऑनर है और जैकलिन के साथ कुछ साउथ इंडियन मूवीज में जो है उन्हें रोल देना चाहते हैं, उनसे उनके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में जो है मुलाकात बढ़ी और जैकलिन से मुलाकात हुई और जिसके बाद जैकलिन फर्नांडिस और उनकी फैमिली को बहुत ही बेशकीमती तोहफे जो है दिए गए। तकरीबन 52 लाख का घोड़ा जो है गिफ्ट किया गया जैकलिन फर्नांडिस को। 9 लाख की बिल्ली जो है गिफ्ट दी गई। यहाँ तक कि बड़े बड़े लग्जूरियस ब्रांड्स के बैग्स हो गए, डायमंड इयररिंग्स हो गए, मतलब बहुत बेशकीमती चीजें जो है जैकलिन फर्नांडिस को गिफ्ट की गई। और इसी बीच ये भी सामने आया कि विदेशों में रहते जैकलिन के भाई बहनों को भी काफी अच्छा लोन जो है वो इस चंद्रशेखर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हार्लिन ये भी बताइएगा कि ये सिलसिला एक्चुअली शुरू कहाँ से हुआ, ये जो डिगिंग हुई इस केस के हवाले से, तो ये कहाँ से शुरू हुई? क्या हार्लिन जो जैकलिन थी वो ट्रैवल कर रही थी और एयरपोर्ट पे कहीं कुछ पकड़ी गई, या उससे पहले ही जो आप लोगों के हुकाम थे उनको शक हो गया था और वो ये सारी चीज डिग आउट कर रहे थे? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जैकलिन फर्नांडिस से जब ईडी ने पूछताछ की तो शुरुआत में ये भी सामने आया था कि कुछ जो है बातें, उनकी फोन रिकॉर्डिंग्स जो है हाथ लगी हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे परत बाय परत ये खुलना शुरू हुआ कि जैकलिन इन्वॉल्व थी। फिर जैकलिन की फैमिली को कैसे बेहतरीन बेशकीमती तोहफे दिए गए और जैकलिन के बाद फिर नोरा का नाम आया। नोरा के बाद शिल्पा शेट्टी हूँ, हरमन बवेजा हूँ, या फिर और बॉलीवुड के सितारे, उनका नाम आना शुरू हुआ। शिल्पा शेट्टी की बात करें तो शिल्पा शेट्टी का नाम तब सामने आया जब उनके पति को एडल्ट मूवी रैकेट में गिरफ्तार कर लिया गया था और शिल्पा शेट्टी ने सुकेश को फोन कॉल किया था मदद के लिए। श्रद्धा कपूर का नाम भी सामने जो है आया। वो तब आया कि श्रद्धा ने, जब सुशांत मामला हुआ था तब श्रद्धा कपूर ने सुकेश से बातचीत की थी और जब एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही थी तो कुछ उस संबंध में श्रद्धा कपूर की मदद जो है सुकेश की तरफ से की गई है। बस कुछ ऐसी ही बातें जो है सामने आनी शुरू हुई, जिसके बाद ये पता चला कि जैकलिन फर्नांडिस ही नहीं, ना ही सिर्फ नोरा फतेही बल्कि और बॉलीवुड सितारे भी हैं जो हैं और बिग ए लिस्टर सितारे जो कि सुकेश के इस चंगुल में फंसे हैं या उनसे किसी न किसी तरीके से उनका कनेक्शन रहा। जी अवैस, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ये अगर आप हमें बता सकें कि ये जो सुकेश साहब हैं, इनका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, क्यों ये फिल्म स्टार्स को और इन पर्सनालिटीज को अप्रोच कर रहे थे, चाहते क्या थे ये? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये जेल में, तिहाड़ जेल जो कि बहुत भारत की ऐसी जेल मानी जाती है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ये पूरा जो कांड हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा तिहाड़ जेल के अंदर ही रचा गया। जब वो जेल के अंदर थे वहीं से ही उन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग शुरू कर दी और जेल के अंदर से ही फोन पे बात करने की पूरी उन्होंने कोशिश की। साल 2019 की बात हम कहें तो जैकलिन फर्नांडिस को लगातार कॉल्स आ रहे थे और उन कॉल्स के जरिए जैकलिन से वो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने नाम बदल कर कॉन मैन बन जो है अपनी भूमिका निभाई और अंदर से ही ये पूरी प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो उन्होंने मीटिंग सेटअप की और उन मीटिंग्स में इन कुछ सेलिब्रिटीज को वो पर्सनली मिले भी। हालांकि नोरा फतेही हो या और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, उनके साथ उनकी तस्वीरें तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस के साथ उनकी कुछ पर्सनल तस्वीरें सामने आई हैं जो कि इंटरनेट पर आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। बिल्कुल सही है। और अवैस, इस सेगमेंट से पहले जो आप ये भी मैं जिक्र कर रहे थे ऐश्वर्या राय का, मैं चाह रही हूँ वो भी आप मेंशन करें इनको। जी ऐश्वर्या राय वाली ही बात। एक तो ये कि कोई बड़े बड़े लोग कोई अगर इसमें गिरफ्तार हुए हैं तो उनका भी सर हमें बताइए। और फिर ये जो ऐश्वर्या राय से 6 घंटे तक पूछताछ की है पुलिस वालों ने, तो वो 6 घंटे तक जो गुफ्तगू हुई क्या वो भी इसी केस के हवाले से थी? सबसे पहले आपकी उस बात का जवाब दूंगी कि कोई गिरफ्तारी हुई, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में जैकलिन फर्नांडिस जो है द बैंक टूर के लिए बाहर जाने वाली थी और उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया। उससे पहले किसी काम से वो एयरपोर्ट पर पहुंची थी और शायद वो देश से बाहर जा रही थी, जिस वजह से उन्हें वहां रोका गया और उन्हें देश से बाहर
जाने की इजाजत इस वक्त तो नहीं है, क्योंकि अभी ये जो पूछताछ है वो जारी है। इस वजह से जैकलिन फर्नांडिस को एयरपोर्ट पर रोका गया। और दूसरी बात, अगर ऐश्वर्या राय केस की बात करें, पनामा पेपर लीक्स जो कि हम सब जानते ही हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हों, बिजनेसमैन हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, या फिर सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों, कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे एक के बाद एक पूछताछ की जा रही है। हालांकि ऐश्वर्या मामले का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ऐश्वर्या राय से अच्छी खासी लंबी पूछताछ की गई है कि उन्होंने $15,000 में खरीदी कंपनी को जो है बहुत सस्ते में क्यों बेचा, और जब वो ऐश्वर्या राय बच्चन बहू बनी उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस क्यों बंद कर दिया। इससे पहले अभिषेक बच्चन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। कुछ दस्तावेज जो है अभिषेक बच्चन की तरफ से भी दिए गए हैं, ईडी को उन्होंने सौंपे हैं। लेकिन अगर बात करें तो पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, जया बच्चन की जो इमेज है उसको खराब करने के लिए ऐश्वर्या राय पर या फिर बच्चन फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। तो हर तरीके की बातें जो है इस वक्त बॉलीवुड गलियारों में चलती दिखाई दे रही। सही है। और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी हरलीन कि ये जो स्कैंडल आया है, इससे पहले भी कोई इस किस्म के बड़े स्कैंडल्स आए हैं जिनमें दीगर फिल्म इंडस्ट्री के नाम शामिल हों? देखिए, अगर इस तरीके की बात करें, पनामा पेपर लीक्स हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इससे पहले जरूर सुशांत सिंह मामले में आप सब जानते ही हैं कि एनसीबी की रडार पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइंस रही हैं, फिर चाहे वो श्रद्धा कपूर थी या फिर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, इन सभी से काफी लंबी चौड़ी पूछताछ की गई थी। लेकिन उस मामले का जो एंगल है वो अलग। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हरलीन कौर नाजरीन भारत से हमारे साथ मौजूद थी और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्कैंडल्स के हवाले से हमें आगाह करी थी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। 23 दिसंबर का दिन है आज, और 23 दिसंबर की जो तारीख़ है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामवर कव्वाल नात ख़ां का यौम पैदाइश है। अमजद साबरी साहब 23 दिसंबर 1970 को पैदा हुए थे। पाकिस्तान के बड़े मशहूर कव्वाल नात ख़ां, और ये जो सूफ़ी ट्रेडिशन है उसको उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया, सारी दुनिया में उनका एक नाम। ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब के वो बेटे और भतीजे थे जी मकबूल साबरी साहब के, और शहादत हुई थी उनकी 22 जून 2016 को। एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत नफीस पर्सनैलिटी और बहुत ही एक ऐसी आला शख्सियत के जिनसे आप जब भी मिलें आपको लगता है कि आप उनको बहुत अरसे से जानते हैं, और वो यूँ इस तरह से घुल मिल जाने वाली शख्सियत थे। और पाकिस्तान का और दुनिया का और इस सूफ़ी ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा लॉस था शिफा, जब अमजद साबरी साहब को शहीद किया गया था। उनका यौम पैदाइश है आज, तो उनका अगर हम एक छोटा सा कलाम सुन लें। ज़रूर ज़रूर। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं आता। भर दो झोली चश्मे रहमत भी कुशा सूर मलंदाज नजर, चश्मे रहमत भी कुशा सूर मलंदाज नजर। ऐ कुरैशी लक़बी हाशमियो मुत्तलबी, ताजदार हरम हो निगाहे करम हो करम। मैं कब्र अंधेरी क्या बात है। वैसे अल्लाह ताला इनको बरी की रहमत करे। हम सबके दिल पर नक्श हैं, और उनकी जो आवाज़ है वो भी, उनकी जो आवाज़ और जो उनका अंदाज़ है वो हम सबके दिल पर नक्श हैं। और पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ कव्वाली सुनी जाती है वहाँ वहाँ सब लोग दुआगो हैं अमजद साबरी साहब के लिए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कराची ग्रीन मैराथन की, और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था और रोजाना की बुनियाद पर बता रहे हैं कि कराची में 25 दिसंबर को होनी है कराची ग्रीन मैराथन। कराची की आवाम के लिए और कराची के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट है। मोमिना इंदुरैद फाउंडेशन की तरफ से ये इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है और इस इवेंट का मकसद ये है कि कराची को हरा भरा बनाया जाए, सरसब्ज बनाया जाए, शादाब बनाया जाए, क्योंकि कराची का जो एनवायरनमेंट है, कराची की जो फिज़ा है, कराची का जो माहौल है, उसके बारे में हम सब जानते हैं। जो कराची में रहता है, यहाँ पर सांस लेता है, उसे पता लग जाता है कि सांस के साथ, हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या क्या अंदर जा रहा है। तो आज भी हमने इसी हवाले से बात करनी है और इस कराची ग्रीन मैराथन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ मौजूद है सुहेल सरदार साहब, जो कि बॉर्न टू रन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रनिंग ग्रुप है उसके लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कराची ग्रीन मैराथन ये इवेंट जो है, इसके साथ आप कैसे एसोसिएट हुए हैं और इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आई हैव टू थैंक्स टू द हम चैनल। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई मीडिया चैनल एक हेल्दी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हुआ है और दिस इज़ ओपनिंग। और उसके साथ एक हेल्दी जो रनिंग कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व हुई है द लार्जेस्ट। जब दोनों मिलेंगे तो समथिंग बिग इज कमिंग। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन ये बात क्या ठीक थी मेरी कि जब कराची में हम सांस लेते हैं तो पता लग जाता है कि ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत कुछ गया है अंदर। एग्जैक्टली ऐसी बात है और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि देखें, मैं आपको बताऊं कि आप अगर बाहर रन करते हैं, यूके में, यूएस में, दुबई में, वहाँ पे 200 पाउंड यूएस $200 होता है, दुबई में 500 धर्म होता है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको यहाँ पे देयर इज नो चार्जेस, फ्री में होगा। दिस इज अ बिग थिंग इस इवेंट की। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फ्री रजिस्ट्रेशन है इस इवेंट की। तो आप लोग इस इवेंट की रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, उस इवेंट के लिए रजिस्टर करवाएं और फिर पहुंचें और दौड़ें। तो ये कितनी दौड़ होगी? ये होगी एक 5 किलोमीटर की भी रेस होगी। उसकी फीमेल्स कैटेगरी 5 किलोमीटर की अलग है और मेल की अलग है। उसमें टॉप 5 को प्राइज हैं और हैवी प्राइज है, कैश प्राइज। और 10 किलोमीटर की रेस है, वो मेल्स की अलग है, और जो 5 किलोमीटर वो भी मेल्स की। कैटेगरीज अलग अलग है, तो कैश प्राइज हैवी है। हैवी है कैश प्राइस। अच्छा ये बताएं सोहेल साहब कि आप इतने बड़े रनिंग प्रोग्राम के लीडर हैं, दौड़ना कितना जरूरी है और मुल्क से दौड़ना नहीं, मुल्क के अंदर दौड़ना कितना जरूरी है, ये जरा नाजरीन को बताएं। लोग फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो वेट्स भी करते हैं, डंबल्स भी करते हैं, हर किस्म की चीजें करते हैं, लेकिन बाहर ताजा आबो हवा में भागना दौड़ना ये कितना जरूरी है, ये जरा नाजरीन को बताएं। देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप सारा दिन काम करते हैं, ऑफिस में होते हैं, ठीक है, आपको स्ट्रेस रिलीज करना होता है, तो आप अकेला निकलते हैं रोड के ऊपर, ठीक है, और जब आपको इस तरह की ग्रीनरी नज़र आएगी, उसके अंदर रन करेंगे तो आपका स्ट्रेस निकलेगा, आप अपना डिप्रेशन दूर करेंगे, सारा दिन का जो काम का लोड होगा वो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड ये कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक रनिंग वर्कआउट वो होता है जो आप खुद से करते हैं, ठीक है, आप इंजॉय करते हैं। एक आपको बोलता है, एक टाइम आता है जब आपको डॉक्टर बोलता है भाई वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, तो वो फिर आपकी एज अ डोज यूज करते हैं, दवाई होती है, तो फिर बेहतर बंदा इज्जत से कर ले। हाँ, क्या बात है, ये बात है ना। एग्जैक्टली सही है, गुड। ये अच्छा मशवरा है जी, ये है की सेंटेंस आज का। एग्जैक्टली डॉक्टर के कहने से पहले दौड़ लें और अपने मुल्क में दौड़ें, यहाँ वहाँ ना जाकर दौड़ जाएं, वो जो होता है ना दौड़ गए वो वाला ना दौड़ें, इधर पाकिस्तान में ही दौड़ें। कितने ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं आपके? आप जी, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 800 से 1000 मेंबर्स हैं जो ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे अच्छी चीज़ है उसमें यह है कि जो फीमेल्स हैं वो हमारे ग्रुप में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दे रही है। ज़बरदस्त, अमेजिंग, यस। अच्छा, एंड फ्री, देयर इज नो चार्जेस, फ्री ट्रेनिंग देते हैं आज भी। तो अब आपने फीमेल्स की बात की है, होती है ना, फीमेल्स की आपने बात की है, तो ये बताएं कि मर्दों को और ख़वातीन को अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो एक्सरसाइज फिटनेस के हवाले से ज़्यादा रुझान या ज़्यादा सीरियस कौन होते हैं? देखिए, मेरे हिसाब में जो फीमेल्स हैं दे आर वेरी सीरियस। मेल उनको देख के फिर सीरियस हो जाता है, उनको देखकर सीरियस होते हैं या कोई खातून अगर किसी मेल को देख ले तो फिर वो सीरियस हो जाता है। जो फीमेल्स की जो पॉजिटिव थिंग है हमारे ग्रुप में भी और हमेशा किसी भी डिपार्टमेंट में भी, तो फीमेल्स बहुत लॉयल और ऑनेस्ट होती हैं किसी भी वर्कआउट के अंदर। ओके, यानी कि मर्दों की तो वैसे ही हम देखते हैं तोंद निकली हुई है, अजीब से शेप हुआ है उनका,
तो वो तो सीरियसनेस का हमें अंदाजा हो ही जाता है। उनका जी कि जी कितना- नहीं, देखिए फर्स्ट टू हाउ यू हैव टू लॉयल विद योरसेल्फ। हाँ बिल्कुल, अगर आप अपने आप से लॉयल नहीं है तो यस किससे यस loyal यस, तो फीमेल्स का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है हमारे ग्रुप में। अच्छा ये मुझे बताएं कि किस कैटेगरी में जो एजेस का अगर हम कोई क्राइटेरिया मुरतब करें तो वो आपके ग्रुप में क्या है, किस एज से लेके किस एज तक के लोग मौजूद हैं, और फिर हम इस पर भी आते हैं कि जी देखिए मैराथन में क्या है। 12 साल से लेकर 60 ईयर तक की मेल भी हैं, फीमेल्स भी हैं। अच्छा यस ये 60 रिटायरमेंट एज है? नहीं सर, देखिए अगर 60 रिटायरमेंट एज होती, अगर रिटायरमेंट एज होती तो आप जिन लोगों को सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं कोई भी, हाँ। ठीक है, वो तो सारे 60 प्लस 50 प्लस है। बिल्कुल। तो आपको क्यों कर रहे हैं उनको? आप तो यंग है। सही है, बिल्कुल सिंपल, तो एज इज अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। अच्छा ये जो ग्रीन मैराथन है इसके अंदर कोई कैटेगरीज बनाई गई है कोई एजेस के हवाले से? नहीं, ये देखिए ये अभी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पूरा सही। प्लान करेंगे इस तरह। अभी इस दफ़ा ये कि 2 कैटेगरीज है, एक 5 के फीमेल्स है और 5 के मेल्स है, 10 के मेल्स है, और अच्छा। टॉप 5 को प्राइज भी है और Okay. फिनिशर को सर्टिफिकेट। अभी मतलब एज वाइज क्राइटेरिया नहीं है, जो दौड़ना चाहे खुल के दौड़े, खुलेआम दौड़े। और आपको एक चीज और बताता चलूं, जितने भी पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, आप मैं आपको ऑनेस्टली बता, जो इस मैराथन को मिस करेगा वो रियली बाद में बोलेगा मैंने मिस किया इसको। अच्छा यस, आपको लगेगा कि आप टर्की में या दुबई में आप भाग रहे हैं। वाह वाह वाह, ऐसा क्या क्या किया है That भाई? is ये for थोड़ा सा sure. टीजर देना Yes. जरा, बताएं ना देखें, लोगों को भाई। यहाँ से लोग जाते थे, हाँ अभी भी लास्ट ईयर भी गए, इससे पहले भी हमेशा टर्की मैराथन होती है, दुबई होती है, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके जाते हैं और उसका टिकट 20-25 हज़ार पे टिकट होता है। अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, आपके पाकिस्तान के आपके शहर के अंदर वो भी फ्री में। ग्रीन मैराथन कराची बात है। आपके शहर के अंदर फ्री में। शिफा, ग्रीन मैराथन कराची है, ये जो कराची का लफ्ज आपने सुन लिया ना, कराची है ये। और जो मिस कराची है, करेगा, बिल्कुल। फिर बता रहा हूँ, वो सारी जिंदगी बोलेगा यार मैंने क्यों मिस किया। लेकिन ठीक है, That is लेकिन for अब sure. एक जरा टीजर दे देते हैं ना लोगों को कि आप जो कह रहे हैं कि जो मिस करेगा वो फिर सारी उम्र पछताएगा, तो एक आधी चीज कोई बता दें कि वो कौन सी ऐसी हाईलाइट होगी जो वो मिस कर जाएगा और Highlight. फिर दोबारा उसको मिलेगा नहीं। देखिए जो हमारा रूट है ना, वो हमने जो टीजर रन किया था लास्ट संडे भी, तो जिसने भी रन किया उसने बोला यार, जो रनर नहीं भी तो उसने बोला यार हमें नहीं भी ना चाहते भी हम इस पे भाग रहे हैं, इतना आउटस्टैंडिंग रूट है वो। अच्छा सिटी रन, दैट्स कॉल्ड द सिटी City रन। run. आपको अपने शहर की खूबसूरती नजर आएगी। और ये क्या रूट है, थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें। अगर ये क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट से शुरू होगा? ये है अर्बन फॉरेस्ट से हम स्टार्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद हम अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे सही है। वहाँ से राउट करते आगे निकलेंगे। ओके ठीक है, यानी समुंदर के पास पास दौड़ना है आपने, थोड़ा सा समुंदर से दूर, लेकिन हवाएं जो है बड़ी समुंदर की आ रही होंगी। बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। बेहतरीन। ये हाइलाइट्स जो है वो थोड़ी थोड़ी हम आपको दे रहे हैं, और मैं तो फिर तैयार हूँ अवैस दौड़ने तो के लिए। वही है, वो तो देखते हैं भागेंगे कितना ही। दौड़ सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ कराची में भाग लूंगा मैं, बिल्कुल। और कराची से नहीं भागूंगा, कराची में भागूंगा मैं। ये मेरा है सर आप मामला। अपनी ओपनिंग करें कि मैंने इस मैराथन से भागूंगा तो फिर रोजाना भागूंगा। फिर रोजाना, अच्छा ये रोजाना भागने से फर्क क्या पड़ेगा मेरी जिंदगी में? थोड़ा सा ये इंस्पायर करें, फिर हम इस सेगमेंट अच्छा को एंड देखिए, मैं करते हैं। आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। हाँ आप अगर रनिंग स्टार्ट कर देंगे ना, आप 20 साल बाद भी जैसे आ जाए ना वैसे ही लगेंगे, बस सिंपल। अच्छा। यस, क्या बात। दैट्स फॉर श्योर। ये, और रोजाना की रनिंग हो, ये जी, रोजाना की रनिंग हो। हफ्ते में 3-4 दिन कर ले इनफ है। कितनी? जो आपकी बॉडी डिपेंड करती है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, दैट्स इट। That's it. That's it. बस शुरू करने की देर है। हाँ देखें, अपनी बॉडी की सुने, यू हैव टू लिसन योर बॉडी, ठीक है। दूसरा कितने में भाग रहा है, नॉट इंटरेस्ट। हाँ, हमारा जो हमेशा स्लोगन रहा है, स्लो रन इज बेटर देन नो रन। वाह, ये Slow बात run है is जी, better slow than run no is run. better than no run। और नाजरीन को ये भी कह देंगे, नाजरीन आप हमारी बातें सुन के बहुत जज्बाती हो के भी ये नहीं कि पहले ही दिन 10 किलोमीटर दौड़ के निकल जाए और फिर अगले 6 दिन पड़े रहें। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और दौड़ने में कंसिस्टेंसी रखें। 3 दिन दौड़ें लेकिन अच्छा दौड़ें और अपनी बॉडी को तकलीफ ना पहुंचाएं, अपनी बॉडी को सेहतमंद करने के लिए दौड़ें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सोहेल सरदार साहब, आपने कितना वक्त दौड़ निकाला। लेते हैं? हाँ, मैंने इनसे सिर्फ ये पूछना जी, आखिर जी। में कि ये कितना दौड़ लेते हैं? सर मैं वेडनेसडे को एक दिन मिलता है मुझे, हाँ। तो मैं 21 किलोमीटर भागता हूँ लाजमी। 21 किलोमीटर, ओ माय गॉड। चलें जी, ये जबरदस्त, बेहतरीन। शिफा, सुन लिया आपने, 21 किलोमीटर तक ये हैं। हम 2 किलोमीटर तक तो पहुंचने का अहद कर ही सकते हैं शुरू करने देखिए, का। 2 से स्टार्ट करके 3, 4, 5 पे आ ही जाएंगे ना। बिल्कुल। सो दिस इज कराची बिल्कुल ग्रीन ठीक है। मैराथन। सारे कराची वाले तैयार हो जाएं, 25 दिसंबर को ये कराची ग्रीन मैराथन हो रही है। रजिस्टर करवाएं और इस मैराथन में शिरकत करें। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। कोविड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोविड का नया वेरिएंट दुनिया भर में परेशानी फैला रहा है और बूस्टर वैक्सीनेशन के बावजूद ओमिक्रॉन दुनिया में तेजी से फैल रहा है। क्या नया साल नए मसाइल लाएगा या कोविड के वही मसाइल कंटिन्यू करेंगे? गलत और दुरुस्त की जो कैद है इससे दूर, ये वो सब जुमले हैं जो हर रोज़ टीवी पर भी हम सुनते हैं, घर वालों से बातचीत करते हुए भी सुनते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी हम तक भी बातें पहुँचती हैं। ये सब वो बातें हैं जो माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक हमारे जहन पर नहायत मनफी असरात मुरतब कर रही है। अब इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ फरहान अहमद खान साहब मौजूद हैं जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं चेसवी के। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की और दीगर इदारों की मुआवनत करती रही है कोविड के इस सारी इमरजेंसी में। और फरहान अहमद खान साहब चेयरपर्सन भी हैं पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जी फरहान साहब, सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल ये करना चाहूँगा कि कोविड जो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ साल हो गए अब तो आए हुए, तो लोग कोविड के आदी नहीं हो गए अभी भी? क्या ये जहनी तनाव वाली कैफियत है कि कोविड की वजह से लोग डिप्रेशन में हैं? अब तो आदत हो जानी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर कोई चीज़ हमारे साथ थोड़ा थोड़ी देर तक रह लेती है तो हम उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कोविड एक अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक है। हमारी दुनिया ने पिछले 100 सालों में ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो ये बिल्कुल अभी भी नया है। ऑल्दो 2 साल हो गए हैं, हम आदी हो गए हैं कहीं ना कहीं बीइंग ह्यूमन, लेकिन हमें मोहतात ज़रूर रहना है, हमें एहतियात ज़रूर करनी है। और जो मेंटल हेल्थ और साइको सोशल वेल बीइंग है वो पूरी दुनिया में जो है वो लोगों की पहले से ज़्यादा ख़राब हो रही है। दुनिया भर में बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, पाकिस्तान में स्टडीज़ हुई हैं जिसमें जो नताइज आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान में डाइवोर्स का रेशो बढ़ा है। और डाइवोर्स आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो इंसान जब करता है जब वो मेंटल स्ट्रेस में हो शदीद। सिमिलरली जो वायलेंस है बच्चों पे या उनको डांटना या उनके साथ सख्ती से पेश आना, उसका रुझान भी हमारे मुल्क में बढ़ा है। और इसके अलावा लोगों की जो लड़ाइयाँ या लोगों की जो छोटे छोटे इश्यूज़ थे उनके ऊपर ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्ट करने का रुझान भी बढ़ा है। तो मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली बढ़ा है और इस पे उसका रिएक्शन भी फिर डिफरेंट आया है, यानी कि एग्रेशन बेसिकली बढ़ा है लोगों में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। फरहान साहब ये बताएं कि अब आपकी जो चेसवी है ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरह से हुकूमत पाकिस्तान को या हमारे जो दीगर इदारे हैं, NCOC हो गया जिसने बड़ी एक ज़बरदस्त फाइट पुटअप की है कोविड के अगेंस्ट, इन सब की मुआवनत करता रहा है पिछले 2 सालों में? ओके, बेसिकली चेसवी एक इटालियन इंटरनेशनल NGO है और हम पिछले 17 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और हमारी एक्सपर्टीज़ है किसी भी डिज़ास्टर को रिस्पॉन्स करना, वो चाहे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या कोई समुद्री तूफ़ान हो। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसीडर किया गया पेंडेमिक को, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और दुनिया भर में जब कभी कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है तो जो हुकूमतें होती हैं वो उसको बुनियादी तौर पर डील करती हैं। इसी तरह हमने देखा कि पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से इसको इसको डील किया। और आपने देखा कि बिल्कुल हमारी बॉर्डर के साथ वाले मुल्क में क्या हुआ, हम लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा वेदर है, एक जैसे खाना खाते हैं और हमारी स्किन या फिजिकल डायनामिक्स भी एक जैसे, हम एक रेस से निकल के आए हैं। लेकिन आपने देखा कि उस मुल्क में क्या हाल था और यहाँ पे क्या था। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने बहुत मौके पे बहुत सही फैसले लिए। अच्छा, अब आपका सवाल कि चेसवी ने कैसे सपोर्ट किया। सो बेसिकली हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद थे और हमने फिर गवर्नमेंट से रब्ता किया। हम NCOC से मिले, हम NDMA से मिले, हम PDMA से जाके सूबों में मिले और फिर हम हेल्थ मिनिस्ट्रीज से मिले, इवन हॉस्पिटल्स में जाके मिले। अच्छा। और हमने ये कोशिश की कि वो तमाम इक्विपमेंट या वो तमाम चीज़ें, बेशक वो ट्रेनिंग है, बेशक वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, N95 आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले नहीं मिलता था, आप उसके लिए 10,000 रुपये भी दे दें। तो वो सारी चीज़ें हमने इंटरनेशनली प्रोक्योर किया और बहुत अर्जेंट बुनियादों पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया। मुझे ये बताते हुए फ़ख्र है कि सुबह KPK में चेसवी ने 11 हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी यूनिट इस्टेब्लिश करके दिया गवर्नमेंट को, जहाँ पे कोविड डील किया जा सकता है। अच्छा। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारी सपोर्ट गवर्नमेंट। अच्छा, ये बताइएगा फरहान साहब कि ये जो आपकी मुहिम है, जो कि कहते हैं कि जी एहतियात वाहिद निजात, ये इसकी जो टाइटल है इस मुहिम का, ये मुहिम क्या है और ये कितनी स्प्रेड हुई है? ओके,
तो जैसा आपका पिछला सवाल था कि 2 साल हो गए, अब तो हमें इसका आदी हो जाना चाहिए। तो ये मुहिम एग्जैक्टली यही है कि हमने बेशक इसके साथ आदी होना है, आदी ये होना है कि हमने न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट कर लेना है। न्यू नॉर्मल क्या है कि हमने मास्क पहनना है, हमने एक दूसरे से फासला रखना है, हमने वैक्सीनेशन लगवानी है। और अगेन थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आपने जो है वो हाथ को धोना है बार बार। तो हमारी जो कैंपेन है एहतियात वाहिद निजात, वो एग्जैक्टली यही है कि अगर हमने कोरोना को मात देनी है, हमने कोरोना से जंग जीतनी है, जो कि तकरीबन हम जीत चुके हैं। ये आखिरी साल है, मुझे बहुत उम्मीद है कि 2022 आखिरी साल होगा। हमने थोड़ा सा टेम्परामेंट दिखाना है, थोड़ी सी कुव्वत मदाफियत और शो करनी है कोविड के सामने। उससे हारना नहीं है, और हारना नहीं है उसके लिए वाहिद जो हमारी शील्ड है वो एहतियात है। तो यही हमारी कैंपेन है। बिल्कुल सही है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये 2022 आखिरी साल होगा, क्या वाकई ऐसा लगता है? क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो नंबर्स आ रहे हैं ओमिक्रॉन के, ख़ास तौर पर यूके में आज 1 लाख से ज़ायद केसेस जो है उसके आने की रिपोर्ट है एक दिन में। यूएसए जो है वो तकरीबन 1.5-2 लाख केसेस यौमिया पर पहुंच रहा है। तो उसके बावजूद हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो ओमिक्रॉन की वजह से भी ओमिक्रॉन का इतना स्प्रेड है, उसके बावजूद कैसे कह सकते हैं हम कि ये कोविड ख़त्म हो सकता है 2022 में? ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। आपने एक वर्ड सुना होगा कोविड में, हर्ड इम्यूनिटी का, या रेवड़ जिसे कहते हैं हर्ड, उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा होना। अगर आप पूरी दुनिया को एक रेवड़ या हर्ड कंसीडर करें तो हर्ड इम्यूनिटी जब ही डेवलप होगी जब ये दुनिया में कम से कम 60% लोगों को हो जाएगा। तो ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक इसके बारे में रिसर्चेज हो रही हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो फिगर्स दिए वो बिल्कुल ठीक है कि यूके में, यूएस में, फ्रांस में बहुत तेज़ी से जा रहा है। इसके अंदर पॉजिटिव अगर ढूंढा जाए तो वो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी जब भी डेवलप होगी जब ये दुनिया में कम से कम 60 से 70% लोगों को हो जाएगा। तो शायद ओमिक्रॉन हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद भी कर रहा है। हाँ, जो चीज़ देखने वाली है कि क्या ओमिक्रॉन से अमवात तो नहीं हो रही, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये इसने डेल्टा को पीछे छोड़ दिया। यूएस में ये सबसे बड़ा वेरिएंट बन गया है यूएसए में इस वक्त। बट अभी तक जितनी अमवात डेल्टा से हो रही थी उसके मुकाबले में आधी भी नहीं है ओमिक्रॉन की। तो इसलिए हमें हमें पॉजिटिव फाइंड करने हैं। तो मेरा पॉजिटिव ये है कि ये तेजी से फैल रहा है, एहतियात जारी रखें, ठीक है, उसको फैलने दें और हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचें। ठीक है। अच्छा, अब वो जो पॉजिटिव है, आप किसी दूसरे पॉजिटिव शख्स से बात करते हैं तो भी आप उसकी पॉजिटिविटी से मुतासिर हो जाते हैं और आप में भी पॉजिटिविटी आती है। जो लोग मनफी असरात ले चुके हैं इसके जहन पर, जो दबाव में हैं, उनके लिए आप लोगों ने ख्याल हेल्पलाइन का भी इजरा किया है, उसके बारे में ज़रा बताइए कि लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उस हेल्पलाइन पर कॉल करने से फैसिलिटेट कैसे होंगे? ओके, ये थैंक यू सो मच आपका ये सवाल। बेसिकली जो मेंटल हेल्थ या साइको सोशल सपोर्ट है ना, हमारी सोसाइटी में अभी तक एक स्टीरियोटाइप है, अभी तक एक टैबू है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। तो हमने क्या किया है कि हमने एक हेल्पलाइन कायम की है और उसमें 8 मुख्तलिफ ज़बानों में लोग आपको काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छा, वो कौन सी? अगर आप पश्तो में बात करना चाहते हैं, अगर आप पंजाबी में बात करना चाहते हैं, अगर आप सराइकी में बात करना चाहते हैं, उर्दू में, आप सिंधी में बात करना चाहते हैं, दरी में बात करना चाहते हैं, हिंदको में बात करना चाहते हैं, तो ये सारी लैंग्वेजेस में हमारे पास साइको सोशल क्वालिफाइड काउंसलर्स ऑन द बैक एंड टेलीफोन लाइंस पे मौजूद हैं। और जो नंबर है वो है 0331 1111020। ये फ्री नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर थोड़ा सा तशद्दुद आ गया है किसी भी लेवल पे, आप ड्राइव करते हुए एक्सट्रीमिज्म हो रहे हैं, आप लोगों को, आपको बुरा लग रहा है ड्राइव करना, या आपको अगर कोई बंदा गलत ओवरटेक कर रहा है तो आप उससे लड़ रहे हैं रोड पे, तो ये निशानी है कि आप इस वक्त स्ट्रेस में हैं। अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ के साथ, या अगर आप वाइफ हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपका रवैया अगर सख्त हुआ है, या आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है, या आपके अंदर एंजाइटी पैदा हो गई है, या उदास हो गए, डिप्रेशन आपको लग रहा है, उदास हो गए हैं, आपको खुशी नहीं मिल रही, तो ज़रूर इसके पीछे ये है कि आप ज़हनी तौर पे तनाव का शिकार हैं, आपके जहन पे दबाव है, और उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये जो लोग बैठे हुए हैं 8, ये सारे क्वालिफाइड लोग हैं और इनकी डिग्रीज हैं इसमें। आपने कॉल करनी है, आपका जो मसला है वो 100% मतलब सिक्योर होगा, उसको किसी से शेयर नहीं किया जाएगा।
आप उससे बात करें और वो आपको छोटे छोटे टिप्स बताएंगे। बेबी स्टेप्स होते हैं बिल्कुल, मतलब आपने छोटी सी वॉक कर लेनी है, आपने थोड़ा सा स्मार्टफोन का यूज़ कम कर देना है, बिकॉज आप स्क्रीन देख देख के भी एंजाइटी में चले जाते हैं और मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपने किताब का एक सफ़ा पढ़ लेना है, आपने कोई पुरानी पुराना कोई टीवी चैनल शो देख लेना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, सही है, सही, बिल्कुल ठीक। सर फाइनली एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि इस हेल्पलाइन पर कॉल करने के कोई चार्जेस तो नहीं है, और दूसरा ये कि ये कोविड रिलेटेड स्ट्रेस के लिए है या बाकी भी किसी भी स्ट्रेस में कांटेक्ट किया जा सकता है? सो बेसिकली इस हेल्पलाइन पे कॉल करने के कोई भी चार्जेस नहीं है, बल्कि मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहे हैं और आप लो बैलेंस के साथ हैं, आप कॉल लंबी नहीं कर सकते, आपने सिर्फ 1 मिनट की कॉल करनी है और कहना है कि मुझे कॉल बैक कर लीजिए, तो जो हमारे काउंसलर हैं वो आपको आपके नंबर पे कॉल बैक करेंगे, और बेशक वो 1 घंटा बात करना चाहें, आप उनसे आधा घंटा करना चाहें, जितनी देर आप बात करना चाहें, जब तक आप अपना मसला बयान नहीं कर लेते और उसके ऊपर आप उनसे राय नहीं ले लेते और आप मुतमईन नहीं हो जाते, तो वो लोग आपको कॉल करेंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है और इसमें किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं है, और आपकी बात जो आप कर रहे हैं उस काउंसलर से, वो उसके पास अमानत है, वो उसमें किसी से वो शेयरिंग नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फरहान अहमद खान साहब, आपने वक्त निकाला। अमेजिंग जॉब जो आप लोग कर रहे हैं, लोगों की खिदमत और लोगों की मदद, और इसी तरह आप लोग करते रहिए। और नाजरीन, अपना भी आपके हाथ में ये चीज़ है कि आप अपना ख्याल खुद भी रखेंगे। आप ये नहीं ब्लेम कर सकते कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। आप खुद पहले इस चीज़ को सीरियसली लें और उसके बाद फिर आप इस चीज़ का गिला करें हुकूमत से या किसी और से कि भाई देखें मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, आपकी वजह से मुझे कोविड हो सकता है। तो अपना ख्याल सबसे पहले रखें, उसके बाद ऑटोमेटिकली दूसरों का भी ख्याल आप रखने लग जाएंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद ज़रा कुछ बात करेंगे जस्टिस की, इंसाफ की, तहरीक इंसाफ की नहीं, इंसाफ की, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अमेरिका के वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत गुज़िश्ता कई बरसों से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अदलिया की कारकर्दगी और अदालती निज़ामों से मुतालिक जो है वो आदाद शुमार जमा किए जाते हैं। दुनिया के 139 ममालिक के डेटा पर मुश्तमिल इस इदारे ने इस साल अपनी जो तफसीलात जारी की हैं उनमें पाकिस्तान को 130वें नंबर पर रखा गया है। और इस हवाले से जो जुडिशल एक्टिविज़म पैनल है उसके सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। इनसे जानते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है, इस इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है अदालती निज़ाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा सीरियस इशू लिया है। हालांकि हमारे बाकी मीडिया चैनल्स इस इशू को देख नहीं सके, लेकिन क्रेडिट टू योर टीम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले बताइए कि ये जो इंडेक्स में हमारा नंबर है, ये सारी रिपोर्ट जो जनरेट हुई, जो रिसर्च हुई इसके हवाले से, वो ठीक तरीके से हुई? सैंपल साइज वगैरह क्या था और ये रिपोर्ट क्या बताती है? इसमें कोई मसाइल तो नहीं है? देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नहीं समझता कि ये हमारे पाकिस्तान के जो प्रैक्टिकल हालात है उससे बिल्कुल अक्सर हमने तो उसको मुस्तरद इस कॉन्टेक्स्ट में कर दिया। मिसाल के तौर पर इन्होंने इसी रिपोर्ट में चंद मिसालें देता हूँ। रवांडा जो है वो 42वें नंबर पर रखा है। अब रवांडा का आज जाके इंटरनेट पर सर्च करके देख लें और वहां के अदालती निजाम का। रोमानिया 40 नंबर 1 पे है, सूडान 116 पे है, लेबनान 104, लेबनान की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान का तो इन ममालिक से बहुत जबरदस्त सिस्टम है। ब्राजील 77 पे है और अंदाजा लगाया फिरहान है कि कोलंबिया वो जिसमें क्रिमिनल पलते हैं वहां पर उसको 86 रैंक दे दिया है। इंडिया जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का बुरा हाल है 79 दे दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ 37 वहां जो लोग जाकर रोते हैं और ईरान को 119 नंबर पे कहा है। मैंने इसके साथ साथ ये किया कि इसकी सारी सैंपलिंग का ना 3-5 हमने किया। मिसाल के तौर पर जो इंडेक्स उन्होंने बनाकर दिए, उन्होंने कंस्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट पावर्स के हवाले से बात की और उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने 89 पे रखा है और 0.47 स्कोर दिया है। एब्सेंस ऑफ करप्शन के हवाले से अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 123 नंबर पे है और सिर्फ 0.31 करप्शन यकीनन कई जगह पर मौजूद है, मगर ये कहा जाए कि हर जगह पर मौजूद है, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। ओपन गवर्नमेंट का एक इंडेक्स बनाया उन्होंने 101 पोजीशन दी आपको। फंडामेंटल राइट्स के हवाले से हमारे यहाँ पाकिस्तान को 126वीं पोजीशन दी है। किसने क्या दिया? यहाँ अगर फंडामेंटल राइट का यहाँ हाल हो तो यहाँ तो लोग सड़कों पे आ जाए, यहाँ तो लोग यानी ये बेसिकली अगर आप देखें रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की बात की है,
उसमें 123 पे रखा है। सिविल जस्टिस के हवाले से बात की है, उसमें उन्होंने हमें उठाकर जो है ना 124 में रख दिया है। क्रिमिनल सर, हम जस्टिस तो के यहाँ हवाले पे से इंटरनेशनल इदारों को बड़ा समझते हैं, मतलब हम तो बहुत ही ज्यादा झुक जाते हैं, बिछ जाते हैं कि भाई इंटरनेशनल रिसर्च आई है सामने। तो ये वो रिसर्च किस तरह से कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स की अगर बात कर रहे हैं या बाकी जो आपने नंबर्स बताए हैं, ये तो बड़े अजीब से हैं वाकई। इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो उधर तो इंसान की जान और माल का कोई हाल ही नहीं है। अच्छा देखिए, रैंडम सैंपलिंग भी जो ली है ना, वो मिसाल के तौर पर यहाँ जो पाकिस्तान के पिछले दिनों सर्टिफिकेट बांटे, जिन लॉयर्स को सर्टिफिकेट दिए, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई तुमने किस बुनियाद पे कह दिया? उन्होंने कहा सर्टेन इन्फॉर्मेशन हमसे, मेरे पास संभाली हुई चीजें पड़ी हैं कि सर्टेन इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही। मैंने कहा भी आप लोगों ने इस पे सवाल नहीं उठाए कि अगर ये हाल है तो यहाँ तो लोग सड़कों पे आ जाए। आप खुद एक्सट्रीमिज्म को, आप पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म खत्म कर रहे हैं, आप उसको खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आप यानी लोगों को जब अदालतों पे अपना एतमाद नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? वो बाहर आएगा, सड़कों पे एहतजाज करेगा, लड़ेगा, मरेगा। ये बात नहीं है। और कमाल की बात देखें, इसके अंदर जो है ना अशरफ गनी, आप अंदाजा लगाएं इस टीम के अंदर अशरफ गनी मौजूद है जो पावर, वो क्या करेगा? उसका अपना करप्शन का हाल आपने, यानी वो लोग जो करप्ट है वो हमें बताएंगे। अब मैंने 5-6 चीजें जो बड़ी जबरदस्त बताया ना, आप चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे जी, उस वक्त फंडामेंटल राइट्स के हवाले से 1,10,000 केसेस तो हमने देखे हैं वहां पर। पूरी दुनिया में बता दें कि इस तरह अवामी मफाद के 184 के हवाले से, 199 के हवाले से जितना काम पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म पूरी दुनिया में अलग बात है कि सियासतदानों ने उसको गद्दा करके कोशिश करके 66 असल जो बुनियाद है कि 66 सियासतदानों के केसेस है। अजहर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ इंसाफ नहीं हो रहा, अदालतों में कभी वीडियो ला दें, कभी ऑडियो टेप ला दें, और वो इस तरह के यानी बजाय अदालतों पे वो अदालतों से बाहर जंग और झूठ की बुनियाद पर लड़ रही है। और वही जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो ये बनाना चाह रहे हैं ना, जो बाहर के लोग हैं, वो भाई यहाँ अगर आप आए, सैंपलिंग करनी है, केसेस पे बात करें, आकर हमें को केसेस सिलेक्ट करें, फिर आगे। अच्छा अजहर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वाले हैं, ये कितने क्रेडिबल हैं? मतलब अभी आपने अशरफ गनी का नाम दिया, लेकिन बहैसियत इदारा ये कितना क्रेडिबल है और हमें इसकी बात को सीरियस लेना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं लेना चाहिए तो किन बुनियादों पर? देखिए, चार इंडेक्स तो बड़ा वाज़ेह तौर पर ले लें कि ये बुनियादी तौर पर जो इन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं, जो चीजें बनाई है ना, ये हमारे निजाम के मुताबिक तो है ही नहीं, वो फिट ही नहीं करती हैं। और फिर जो आप रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं ना, आप उन सैंपलिंग की बुनियाद पर आप मेरा पूरा का पूरा जुडिशियल सिस्टम पे उंगली उठा देंगे। सवाल बड़ा सिंपल सा मैं बता दूं, यानी हम नैब के केसेस अगर लें ना, तो नैब में कन्विक्शन रेट जो है ना, सजा होने की जो रेट है वो 68.8% है। ठीक है, फौजदारी निजाम के अंदर 8 से 10% है, पुलिस के इंदराज मुकदमा के हवाले से। मेन इशू यहाँ क्या है? मेन इशू है कि गवर्नमेंट का फेलियर है, झूठे पर्चा दर्ज हो जाते हैं, जो पर्चा दर्ज कराया जाता वो नहीं होता। सर, आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी मिनट है हमारे पास, और ये सवाल जो है ये कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। हमारे निजाम में भी तो बहुत सारी खामियां हैं ना, उन खामियों को अगर कोई हाईलाइट करता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, और हम अपने खामियों को कैसे दूर कर सकते हैं फिर अगर हाईलाइट नहीं होंगी तो? खामियां पॉइंट आउट करना बड़ा जबरदस्त बात है, खामियों को बेहतर भी करना चाहिए, लेकिन हम जब 47 से सारे इस निजाम को देखते आए ना, तो पाकिस्तान का निजाम दुनिया के बहुत से निजामों से बहुत बेहतर है। यहाँ सिविल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेकुनास हैं, कुछ यहाँ सिफारशी हैं, कुछ यहाँ आपको पता है हमारे यहाँ बाहर के इलेक्शन लड़े जाते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, सियासतदान अपने तौर पर जजेस तैनात करते हैं। देखिए, मैं इसको रूल आउट नहीं करता इन चीजों को, लेकिन अब ये कि हमारा निजाम ही सारा बैठ चुका है, यानी इन जिन लोगों को हमसे ऊपर दिखाया गया उनका सही है, ठीक है, पूरा निजाम खराब नहीं है। क्या सबसे बड़ा इशू है इस निजाम का आपके ख्याल में, बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर, आपके ख्याल में हमारे निजाम का सबसे बड़ा इशू क्या है और वो कैसे दूर हो सकता है? देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इंतजामिया अगर ठीक काम कर देना तो अदालतों में बोझ ही ना जाए। मिसाल के तौर पर अंदराज मुकदमा, मुलाजमतें नहीं मिलती हैं, बिजली का बिल नहीं लगता है, टेलीफोन नहीं आता है, मिसाल के तौर पर मेरा उम्र का मसला आ गया, ये तकरीबन कोई 70% के इशू जो है ना, ये एग्जेक्टिव इशू है जो तलाक से हमें एडीआर का निजाम यहाँ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का निजाम अपनाना है। हमें कुछ इस तरह के रिवैम्प काम करने हैं और कोशिश ये करनी है कि स्पीडी जस्टिस की तरफ लेकर जाएं आप। और यही तक इसलिए मैंने पूछा है कि इसके पास वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट से कि आपने ये डाटा कैसे लिया है, किस तरह बनाया है, आपने किस तरह कह दिया कि हमारा निजाम ये खराब हो चुका है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और एक बड़ी अहम तफसीली गुफ्तगू हमारी हुई पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिए, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।